एक स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबर्द आजमा रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैं अपने कमरे में पहुंचा तो सरदार और लीज़मोना को महवे गुफ्तगू पाया। मैंने मशवरे के अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है 1-1.5 घंटा आराम कर लिया जाए। लीज़ोना खुशदिली से बोली, सही कहा भाई, और फिर दोनों से मुसाफा करके वो बाहर निकल गई। जेनिफर सुबह नाश्ते की मेज पर ही मुझे अलविदा कहकर चली गई थी, बकौल उसके कि वो मुझे जाते हुए नहीं देख सकती थी। लीज़ोना और उसके साथी की फ्लाइट हमसे बात थी। वो हमारे पास बैठी गपशप करती रही। हम अपना सामान पैक करके बाहर लॉन में बैठे धूप से लुत्फानंदोज हो रहे थे। बातों बातों में जेनिफर का जिक्र हुआ और वो मुस्कुराकर पूछने लगी, भाई एक बात कहूँ, खफा तो नहीं हो गए? मैंने नफी में सर हिलाया, बिल्कुल भी नहीं। बोली, कल जेनिफर तुम्हें किस बात पर राजी करने की कोशिश कर रही थी? मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बोली, कल रात को जब मैं अपने कमरे में लौटी तो वो किसी से फोन पर कह रही थी कि वो नहीं मान रहा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। मैं जान गई कि मौजूए गुफ्तगू तुम्हारी जात है। एक तलखी सी मेरे अंदर घुल गई थी। वो गुज़श्ता रात भी मेरे साथ मोहब्बत का ड्रामा करती रही थी। यकीनन इसके पसे पर्दा कर्नल स्कॉट की हिदायत होगी। उसे किराए का एक ऐसा कातिल चाहिए था कि जिसका निशाना बेखता हो और जिसके पकड़े जाने की सूरत में उसे किसी इल्जाम का सामना भी न करना पड़े। मैं आहिस्ता से बोला, वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया, तो मेरा शक दुरुस्त था। खामोश बैठा सरदार मुझसे मुखातिब हुआ, तुमने मुझे तो ये बात नहीं बताई। मैंने उसकी बात पर कान धरे बगैर लीज़ोना को कहा, कौन सा शक? वो बोली, यही कि उस दिन न्यूयॉर्क में जो अहम शख्स 2 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया गया, उसके पसे पर्दा तुम्हारा हाथ है। मैंने एतराफ करने में हर्ज नहीं समझा था। मैंने कहा, हाँ ये सच है। वो संजीदा हो गई, वैसे तुमसे इस बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। मैंने कहा, ऐसा तुम इसलिए कह रही हो कि तुम असल बात से नावाकिफ हो। वो बोली, ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? जवाबन मैंने मुख्तसर अल्फाज में सारी कहानी सुना दी। वो बोली, और तुम लोगों ने मुझे इस बात से बेखबर रखा। उसकी शाकी नजरों का महवर सरदार की जात थी। सरदार उससे नजरें चुरा कर नीचे देखने लगा। मैंने कहा, उससे मैंने मना किया था। वो अफसरदा हो गई थी, क्या मुझ पर एतबार नहीं था? मैंने कहा, नहीं, बल्कि तुम पर कोई आंच आती नहीं देख सकते थे। एक गहरा सांस लेते हुए उसने खफगी को दूर झटका। बहरहाल मैं इस सिलसिले में तुम्हारी अच्छी रहनुमाई कर सकती थी। मैंने कहा, हाँ, मगर उन्होंने कोई दूसरी सूरत छोड़ी ही नहीं थी। उसने सरदार की पीठ में मुक्का मारा और हंसी, अरे तुमने मुंह क्यों लटका लिया है? मैं भला तुमसे खफा हो सकती हूँ? और वो भी अलविदा होते वक्त। सरदार फीकी मुस्कुराहट से बोला, मैं माजरत खा हूँ। उसी वक्त मान जिन ली भी लीज़ोना को ढूंढता हुआ वहां आन पहुंचा था। हेलो दोस्तों कहकर वो वहीं बैठ गया। हमें मजबूरन मौजूए गुफ्तगू बदलना पड़ा और फिर हमारे जाने का वक्त आन पहुंचा। लीज़ोना हमारी मौजूदगी की परवाह किए बगैर सरदार से लिपट कर रो पड़ी थी। खुद सरदार भी आपदीदा हो गया था। उसने सिसकते हुए पूछा, भूल तो नहीं जाओगे? पता नहीं कहकर सरदार ने अपना बैग उठाया और हमें ले जाने वाली कार की जाने बढ़ गया। अब चनारे बेगम की मोहब्बत में धड़कते दिल में किसी और का नाम भी शामिल हो गया था। मैंने लीज़ोना और मानजिन ली से मुसाफा किया और सरदार के पीछे चल पड़ा। कार में बैठकर उसने सीट के साथ टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मैं उसकी कैफियत समझ सकता था। मौत से नजरें मिलाने वाला सच्चा और खरा इंसान उस वक्त लीज़ोना को देखने का हौसला अपने अंदर मफकूद पा रहा था। कार चल पड़ी। लीज़ोना हाथ लहराती रही, मगर मैंने भी कार से हाथ निकाल कर उन्हें खुदा हाफिज कहा, मगर सरदार आंखें बंद किए बैठा था। हम पाकिस्तान में सपहर ढले उतरे थे। सरदार ने पूछा, अब क्या करें? यूनिट रिपोर्ट करें या घर का चक्कर लगा लें? मैंने जवाबन कहा कि मेरा तो ख्याल है कि हमारे घर इतनी दूर नहीं है। तुमने मर्दान जाना है और मैंने तलागंग, तो क्यों ना आज की रात घर गुजारें। सुबह 11-12 बजे तक रावलपिंडी पहुंच जाना, यूनिट चले जाएंगे और यूं भी हमारे अगले चंद दिन इंटरव्यू वगैरह में ही गुजरेंगे। शायद हफ्ता एक मजीद छुट्टी मिलने में भी लग जाए। सरदार बखुशी तैयार हो गया। ठीक है। हमने अगले दिन 12 बजे पीर वधाई अड्डे में मिलने का प्रोग्राम तय किया और अपनी अपनी राह चल पड़े। मेरे पास काफी रकम मौजूद थी। मैं एयरपोर्ट से टैक्सी करा के सदर बाजार पहुंचा और माहीन और अबू जान के लिए तहाइफ खरीदने लगा। शाम की अजान मुझे वहीं हो गई थी। दोबारा टैक्सी करा के मैं पीर वधाई मोड़ तक पहुंचा और तलागंग जाने वाली वैगन में बैठ गया। रात के 9 बज रहे थे जब मैं तलागंग अड्डे पर उतरा। सर्दियों का मौसम था, इसलिए वीरानी का आलम नजर आया। वहां से मेरे गांव का फासला 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं था। मैं उमूमन पैदल ही घर चला जाता था। उस दिन मैंने एक टैक्सी वाले से बात की। किराए से 4-5 गुना ज्यादा पैसे लेकर वो मेरे साथ जाने पर आमादा हो गया। मुझे घर के सामने उतार कर उसने किराया वसूल किया और वापस मुड़ गया। उसके जाते ही मैंने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर फिर अबू जान को बेआराम करना मुझे मुनासिब न लगा कि दरवाजा खोलने उन्होंने ही आना था।
بیگ کندھے سے اتار کر میں نے نیچے زمین پر رکھا اور اچھل کر دیوار پر چڑھ گیا۔ دوسری جانب آہستگی سے اتر کر میں نے دروازہ کھول کر اپنے دونوں بیگ اٹھائے اور دروازہ کنڈی لگا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ صحن میں اندھیرا تھا، البتہ برآمدے کے اندر چلنے والے انرجی سیور کی روشنی نے صحن میں بھی اچھا خاصا اجالا کر رکھا تھا۔ اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کر میں رکا۔ دروازے کی درز سے جھلکنے والی روشنی نے مجھے حیران کر دیا تھا، کیونکہ ماہین لائٹ بجھا کر سونے کی عادی تھی۔ میں دروازے پر دستک دینے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ماہین کی ہنسی گونجی، اور پھر جواباً ایک مردانہ آواز نے میرے کانوں میں زہر انڈیلا۔ میں بالکل سن ہو گیا۔ اس وقت ماہین کے کمرے میں کسی غیر مرد کی موجودگی۔ میرا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ قریب ہو کر میں نے دروازے سے کان لگائے۔ مرد کہہ رہا تھا، اتنی جلدی تو میں جانے والا نہیں۔ ماہین کی جذبات میں ڈوبی آواز سنی، جانو تمہارا تو دل ہی نہیں بھرتا، اور مجھے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ اس مرد کی آواز آئی، میری پیاری ماہی کی صورت ہی ایسی ہے کہ ساری زندگی دیکھنے سے بھی دل نہ بھرے۔ وہ بولی، تو پھر کوئی کام دھندا کرو نا، تاکہ میں اس مصیبت سے طلاق لے کر ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں۔ وہ بولا، کام دھندا بھی کر لوں گا، تھوڑا صبر تو کرو۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے جانے کیا حرکت کی تھی کہ ماہین کی تیز سسکی ابھری اور پھر کسی کو تھپڑ مارنے جیسی آواز ابھری۔ اس کے ساتھ ماہین کی آواز آئی، کتنی بار منع کیا ہے کہ شرارت نہ کیا کرو۔ وہ کمینگی سے ہنسا، تم بھی مجھے کام دھندے کا نہ کہا کرو۔ اس کی آواز مجھے جانی پہچانی لگی تھی۔ ماہین نے ناراضی بھری آواز میں پوچھا، تو کیا مجھے پانے کے لیے تم اتنا نہیں کر سکتے؟ اس نے قہقہ لگایا، واہ جی واہ، تمہیں پانے کے لیے اب مزدوری شروع کر دوں؟ اور میں نے پہچان لیا، وہ اس کا چچا زاد طاہر تھا۔ جانے کتنے عرصے سے یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا، اور جہاں تک میرا اندازہ تھا وہ ابو جان کو نیند کی گولیاں کھلا دیتے تھے۔ ماہین نے مشورہ دیا، تو کوئی نوکری شروع کر دو۔ بولا، نوکری وغیرہ تو مجھ سے نہیں ہونے والی، البتہ کوئی کاروبار شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ تم کچھ رقم کا بندوبست کرو نا۔ وہ بولی، میں کہاں سے رقم کا بندوبست کروں؟ مجھے ذیشان اتنے پیسے تھوڑی دیتا ہے کہ اس سے کوئی کاروبار ہو سکے۔ وہ بولا، اتنے زیورات جو پڑے ہیں تمہارے پاس، ان کا کیا کرو گی؟ وہ بولی، ذیشان پوچھے گا نہیں کہ زیورات کہاں گئے؟ طاہر نے کہا، کر لینا کوئی بہانہ، اور اس کے ساتھ محبت کے اظہار کی حیوانی آوازیں میرے کانوں میں پڑی۔ ماہین نیم رضامندی سے بولی، اچھا اب جاؤ نا، میں اس بارے میں کچھ سوچتی ہوں۔ طاہر کی جذبات سے بوجھل آواز آئی، بس تھوڑی دیر اور، تم بھی نہ۔ ماہین کی آواز میں بھی سپردگی کا اندیا تھا۔ اس سے زیادہ بکواس سننے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یوں بھی انہیں کسی کا ڈر خوف نہیں تھا کہ وہ دروازہ کنڈی کرتے۔ گھر میں موجود اکیلا بوڑھا کسی نامعلوم نشے کے زیر اثر تھا۔ میں دندناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر دونوں کا رنگ فق ہو گیا۔ ماہین تو گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی زندہ مثال لگ رہی تھی۔ طاہر ایک جھٹکے سے اٹھا اور جلدی جلدی کپڑے پہننے لگا۔ اسے دیکھ کر ماہین کو بھی اپنی بے لباسی کا احساس ہوا۔ وہ بھی اٹھ کر کپڑے ڈالنے لگی۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، تمہیں کیا ضرورت ہے کپڑے ڈالنے کی؟ ایک تمہارا شوہر ہے اور دوسرا، اس سے ویسے کچھ چھپا نہیں۔ کپڑے پہنتے ہی طاہر نے گفتگو کی ابتدا کی، ہم بات چیت سے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ میں نے حیرانی ظاہر کی، کون سا مسئلہ؟ وہ بولا، یہی مسئلہ، آپ بس درگزر کریں۔ میں نے ان دونوں کو مخاطب کر کے پوچھا، ویسے اس حالت میں اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو پکڑ لے تو کیا وہ بیوی اور اس کے آشنا کو قتل کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ ماہین تھر تھر کانپنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ طاہر کی ٹانگیں بھی لرزنے لگی تھیں، ہم آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ میں نے منہ بنا کر کہا، تمہیں مار کر ہاتھ ہی گندے ہوں گے، اور ماروں بھی کس لیے جب میری عزت کو ہی اپنی عزت کا پاس رکھنا نہیں آیا۔ ماہین نے شرمندگی سے سر کو جھکا لیا تھا۔ ویسے تمہیں کس چیز کی کمی دی تھی میں نے؟ اور اگر تمہیں میں پسند نہیں تھا تو تم مجھے بتا دیتی۔ میں نے کون سا زبردستی کرنا تھی؟ اس نے سسکی بھر کر کہا، میں بہک گئی تھی۔ میں نے کہا، یہ بھی خوب ہے، میں امریکہ میں خود کو تمہاری امانت سمجھ کر غیر عورتوں سے دور رکھتا رہا، اور تم یہاں بہک گئیں۔ خیر، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، پلیز ذیشان مجھے ایک موقع دے دو۔ اس نے بھاگ کر میرے قدموں سے لپٹنے کی کوشش کی۔ میں نے دھکا دے کر اسے پیچھے گراتے ہوئے کہا، میرا عورت ذات سے اعتماد اٹھ گیا ہے، اور پاگل تم اپنا رونا رو رہی ہو۔ بہرحال تم جاؤ، تم آزاد ہو۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اور اگلے 5 منٹ میں تم دونوں یہاں سے غائب نہ ہوئے تو شاید تمہیں قتل نہ کرنے کے فیصلے میں مجھے ترمیم کرنا پڑے۔ طاہر نے گھبراتے ہوئے کہا، چلو ماہین۔ وہ لرزتی کانپتی کھڑی ہو گئی۔ طاہر نے بستر سے اس کی گرم چادر اٹھا کر اسے پکڑائی، اور وہ دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ گلی کا دروازہ بند کر کے میں اپنے کمرے میں آیا۔ ماہین کی چارپائی سے مجھے گھن آ رہی تھی۔ بڑی پیٹی سے میں نے اپنا کمبل نکالا اور بستر پر لیٹ گیا۔ آن کی آن میں میری دنیا تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ میں جینیفر کی چال بازیوں اور مکاریوں پر شاکی رہا تھا۔ ماہین تو اس سے بھی 100 قدم آگے نکلی تھی۔ آج تک وہ مجھ سے جھوٹی محبت جتاتی رہی تھی۔ اس کے گزشتہ رویے کو یاد کر کے میری آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس کے ناز نخرے، اس کی ادائیں، اس کا لاڈ بھرا انداز، میری آمد پر اس کی آنکھوں میں جھلملاتے قوس و قزح کے رنگ، وہ روٹھنا، وہ منانا، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ سب دھوکہ فریب تھا۔ میرے دل میں عورت ذات کی نفرت ابھرنے لگی تھی۔ مجھے اپنا اسکول کا استاد حمید اللہ یاد آ گیا۔ وہ ہمیشہ عورت ذات کی برائیوں پر مائل رہتا تھا۔ یہ مکار، چال باز اور فریبی ہوتی ہیں، خبردار کبھی عورت پر اعتبار کرنے کی کوشش نہ کرنا۔
हालांकि तमाम औरतें ऐसी नहीं होती, लेकिन औरत के बारे में बातचीत करते हुए उसकी गुफ्तगू का इख्तितामी फिक्रा यही हुआ करता था। उस वक्त हम में इतनी समझ नहीं थी कि उस्ताद की बातों को परख सकते, और फिर स्कूल के बाद कभी किसी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। माहीन से शादी के बाद तो उस्ताद हमीदुल्लाह की बातें यूं भी भूल गई थी। आज बहुत अरसे बाद जब ठोकर लगी तो अपना उस्ताद भी याद आ गया। वो चंद साल पहले फौत हो गया था, वरना मैं अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाकर उसके तजुर्बात को जरूर खिराज तहसीन पेश करता। अचानक मुझे लगा कि मैंने उन दोनों को जिंदा छोड़कर बेगैरती का सबूत दिया है, मगर फिर मैं खुद को समझाने लगा कि उन्हें कत्ल करके भी मुझे क्या हासिल हो जाता, और देखा जाता तो वो एक तरह से मेरे लिए कत्ल हो चुकी थी। सुबह की अजान तक मैं यूं ही अजियतनाक सोचों में घिरा रहा, और फिर अजान की आवाज सुनते ही गुस्ल खाने में घुस गया। वुजू करके मैं अबू जान के कमरे की तरफ बढ़ा। लाइट जलाने पर वो मुझे बेसुध लेटे नजर आए, हालांकि वो हल्की सी आवाज सुनकर जाग जाया करते थे। मैंने उनके पांव को हाथ लगाया और फिर उनकी टांगे दबाने लगा। थोड़ी देर के बाद उनकी आंखों में जुम्बिश हुई और उन्होंने आंखें खोल दी। अरे जीशान बेटा, वो सर झटक कर गुनूदगी भगाते हुए उठ बैठे। तुम कब पहुंचे? मैंने कहा बस थोड़ी ही देर हुई है अबू जान, आप उठें, जमात निकल जाएगी। वो बोले हाँ बस अब तो उठ गया हूँ, आज कम वक्त नींद ने कुछ ज्यादा ही असर दिखाया है। उन्हें जगाकर मैं मस्जिद की तरफ बढ़ गया। वापसी पर हम इकट्ठे ही आए। घर में दाखिल होते ही उन्होंने माहीन को आवाज दी, माहीन बेटा चाय तो ले आओ। मैंने कहा बैठे अबू जान, मैं बनाता हूँ। वो बोले माहीन बेटी को बनाने दो यार, तुम जरा अमरीका का हाल अहवाल सुनाओ। मैं आहिस्ता से बोला वो चली गई है अबू जान। अबू जान शिश्त रह गए थे, चली गई है मगर कहाँ, क्यों? मैंने कहा मैं चाय बना कर लाता हूँ, फिर बात करते हैं। अबू जान परेशानी से बोले छोड़ो चाय को, माहीन क्यों चली गई है? मैंने कहा वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी। वो बोले ये भला क्या बात हुई? मेरी मोहम्मल बात भला कब उन्हें मुतमईन कर सकती थी? मैंने कहा अबू जान आप इतनी गहरी नींद सोने के आदी तो नहीं थे, फिर आज आपको क्या हुआ था? वो बोले इसमें मेरी नींद कहाँ से? अबू जान ने फिक्रा मुकम्मल करने की बजाय मेरी तरफ देखा और फिर सोचते हुए बोले ऐसा हफ्ते में एक आध बार हो जाता है, मगर वो तो ऐसी नहीं थी। अबू जान बगैर मेरे बताए बात की तह तक पहुंच गए थे। मैंने कहा मैं भी किसी के कहने पर उसे ऐसा न समझता, मगर आंखों देखा छुटलाना नामुमकिन है। ये कहकर मैं बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। जब चाय बनाकर लौटा तो अबू जान किसी गहरी सोच में थे, शायद उन्हें यकीन करने में दुश्वारी हो रही थी। मैंने कहा चाय लें अबू जान। मैंने प्याली उनकी जानी बढ़ाई जो उन्होंने खामोशी से थाम ली। हमने खामोशी से चाय पी, गोया हमारे पास कहने को कुछ बाकी नहीं बचा था। उस वक्त मैं बर्तन बावर्ची खाने में रखने जा रहा था जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। चचा हशमत अली अपने दोनों बेटों असगर और अशगर के हमरा दरवाजे पर खड़ा कीना तोज नजरों से मुझे घूर रहा था। वो अबू जान के मामू का साला था, मेरा साबिका ससुर और माहीन का बाप। मैं उसे हमेशा चचा जान कहकर बुलाता था। मैं दरवाजे से एक तरफ हो गया, आए चचा जान। वो अंदर दाखिल होता गुस्सीले लहजे में बोला तुमने अच्छा नहीं किया जीशान, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि तुमने आधी रात को मेरी बेटी को तलाक देकर घर से निकाल दिया है। उसकी बुलंद आवाज सुनकर अबू जान भी कमरे से बाहर निकल आए। उन्हें देखकर हशमत उनकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ बोला और भाई हैदर अली, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जवाबन अबू जान खामोश रहे। अब भला ये क्या बात हुई कि बीवी तबीयत खराब होने की वजह से शौहर को गर्म खाना न दे और शौहर आधी रात को उसे तलाक देकर घर से निकाल दे। गुस्सा इंसान से बहुत कुछ करवा देता है भाई साहब। बहरहाल कमान से निकला तीर और बीवी को दिए तलाक के 3 लफ्ज वापस नहीं आ सकते। मुझे कुछ कहता न देखकर अबू जान ने भी असल बात से पर्दा उठाना मुनासिब न समझा। चचा हशमत अली का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वैसे शर्म और हया और गैरत भी कोई चीज होती है जीशान मियां। मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम्हें मर्दानगी का मजा चखाऊं, मगर बेगैरत आदमी की पिटाई से भी कुछ हासिल होने की तवक्को नहीं है। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। मैं चाहता तो असल बात बताकर उसे शर्मिंदा कर सकता था, मगर एक बाप के लिए बेटी की तलाक का सदमा ही काफी था। अगर वो उसकी बेराह रवी का सुनता तो शायद किसी से नजरें मिलाने के काबिल न रहता। हशमत भाई गुस्सा थूकें और आए बैठें। अबू जान नर्म तबीयत के मालिक थे, झगड़े फसाद से उनकी जान जाती थी। हशमत अली तंजिया लहजे में बोला बैठना, और इस घर में मैं जहाँ थूकना गवारा नहीं करूंगा, और इस वक्त मैं तुम लोगों से बातचीत करने नहीं आया, अपनी बेटी का सामान समेटने आया हूँ। ये कहकर वो खामोश खड़े बेटों को मुखातिब हुआ, चलो भाई सामान समेटो बहन का। वो दोनों नथने फैलाए मेरे कमरे की तरफ बढ़े। खुद हशमत चचा भी उनके पीछे चल पड़े। उन्होंने हमसे पूछने की जहमत ही गवारा नहीं की थी कि आया कोई हमारा सामान भी कमरे में मौजूद है या नहीं। असगर और अशगर सामान कमरे से निकाल कर सहन में रखने लगे। अचानक हशमत अली कमरे से बाहर निकला। उसने हाथ में बटवा पकड़ा हुआ था। मैंने उसके चेहरे की तरफ निगाह दौड़ाई। वहाँ गुस्से और गजबनाकी की जगह नदामत और शर्मिंदगी भरे असरात थे। करीब आकर उसने मेरे कंधों पर हाथ रखे और फिर सिसकियां भरते हुए मुझसे लिपट गया। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं गलती पर था। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। जाने उसके हाथ क्या लगा था कि एकदम उसकी हालत तब्दील हो गई थी। मैंने आहिस्ता से पूछा चचा जान खैर तो है ना, क्या हुआ? वो बोला तुम्हें दोनों को मार देना चाहिए था बेटा। थोड़ी देर पहले वाला हशमत कहीं गायब हो गया था। मैंने कहा तो क्या होता चचा, अब भी वो मेरे लिए तो मर ही गई है ना। वो बोले उस ताहिर की गर्दन तो मैं उतारूंगा।
चचा ने बटवा खोलकर मेरे सामने किया। वो ताहिर का बटवा था जो वो गलती से माहीन के बिस्तर पर छोड़ गया था। उसमें उसने माहीन की तस्वीर भी रखी हुई थी। उसके अलावा उसकी अपनी तस्वीर और शनाख्ती कार्ड वगैरह भी था। मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं चचा, 2 बोल पढ़वा कर उसके साथ रुखसत कर दो। अगर वो एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं तो उन्हें इकट्ठे जिंदगी गुजारने का हक है। गो उनका तरीका गलत था मगर मुतालिबा तो गलत नहीं है। वो बोले, अगर मुझे उस बेगैरत का बटवा न मिलता तो क्या तुम यूं ही हमेशा मेरे और मेरे बेटों के हाथों मतून होते रहते? मैंने कहा, हमने कौन सा एक घर में रहना है चचा। मैंने फीकी मुस्कुराहट से कहा, यूं भी अगर वो अपने गुनाह पर पर्दा डालना चाहती थी तो मुझे उसकी पर्दा दरी करने से क्या हासिल होता। चचा हशमत अबू जान को मुखातिब हुआ, मैं आपसे भी शर्मिंदा हूँ हैदर भाई। अब्बू ने उसे तसल्ली दी, अच्छा छोड़ो, जो होना था वो हो चुका। हशमत अपने बेटों को मुखातिब हुआ, बेटा ये सामान वापस रख दो। मैंने जल्दी से कहा, नहीं चचा, ऐसा कैसे हो सकता है, और माफ करना, ये सामान आपका नहीं, आपकी बेटी की मिल्कियत है। पहले तो उसने सख्ती से इनकार कर दिया मगर फिर अब्बू जान और मेरे समझाने पर वो सामान ले जाने पर राजी हो गया। उन्होंने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली साथ लाई थी। असगर और अशगर को भी असल बात की भिनक पड़ गई थी। वो दोनों मुझसे नजर नहीं मिला पा रहे थे। मैंने माहीन का सारा जेवर जो वो अपने घर से लाई थी या उसे हमने दिया था उनके हवाले कर दिया। जब वो जाने लगे तो मैंने एक दिन पहले खरीदे हुए तहाइफ भी ये कहकर उनके हवाले कर दिए कि मेरे ये किस काम के, चलो जिसके लिए खरीदे हैं वही इस्तेमाल कर ले। गजबनाक और तैश की हालत में आने वाले मेरा ससुर और साले नदामत और खिफ़त भरे आंसू बहाते हुए रुखसत हुए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद मैं भी अबू जान से इजाजत लेकर रावलपिंडी रवाना हो गया। सरदार मुझसे पहले पहुंच गया था। उसने मुझसे घर की खैरियत पूछी। जवाबन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर असल बात बताने से गुरेज किया। यूं भी एक मुसलमान के लिए अल्लाह पाक का शुक्र तो हर वक्त बनता है, मगर एक इंसान की फितरत अजीब किस्म की है। लाखों करोड़ों नेमतें वसूल करके एक तकलीफ पर रब्बे करीम की नाशुक्री पर आमादा हो जाता है। यूनिट में हमें पुरजोश तरीके से खुशामदीद कहा गया था। खासकर मेरी बहुत पजीराई हुई थी। 2-3 दिन के बाद हमें 10 दिन की छुट्टी मिल गई। मेरा घर जाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं घर जाने की बजाय सवाबी चला गया। उस्ताद उमर दराज मुझे बहुत मोहब्बत से मिला था। मैं उनके साथ सहन में बिछी चारपाई पर बैठकर अमेरिका में गुजरे शब रोज दोहराने लगा। सारी तफसील सुनने के बाद उसने मेरी तारीफ करने की बजाय पूछा, ज़ीशान बेटा, तुम परेशान और अफसरदा क्यों हो? मैंने नफी में सर हिलाया, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो हंसा, तुम्हारा मतलब है मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। मैंने कहा, छोड़ें सर। दुख के बादल बरसने के लिए तैयार हो गए थे। वो मेरी आंखों में झांकते हुए कहने लगा, जरूरी नहीं कि आंसू रोकने वाला गम छुपाने में भी कामयाब हो जाए। मैंने कहा, सर मुझे गुजरे गमों को याद करना मुनासिब मालूम नहीं होता। वो बोले, गम बांटने से हल्का हो जाता है बेटे। मैंने साफ गोई से कहा, कुछ गमों के तस्करे पर गैरत आमादा नहीं होती। बोले, औरत का गम हमेशा मर्द को तोड़ कर रख देता है। वो जहादीदा शख्स बगैर मेरे बताए हकीकत के करीब पहुंच गया था। लेकिन याद रखना बेटे, कमजोरी नहीं दिखाना, तुमसे ज्यादा नुकसान उसका हुआ है। उसने एक मुखलिस साथी गंवा दिया है, जबकि तुम्हारी जान एक दगाबाज और मतलबी से छूट गई है। उस्ताद उमर दराज की बात सुनकर मेरे दिल पर छाए गम के बादल एकदम हट गए थे। सही फरमाया सर। मेरे होंठों पर तबस्सुम जाहिर हुआ। इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं था। बोले, अच्छा अब असल बात बताओ, कौन थी? मैंने कहा, मेरी बीवी ने तलाक ले ली है सर। वो बोले, अच्छा किया उसने खुद तलाक ले ली, वरना ऐसी औरतों को तलाक देनी पड़ जाती है। मैंने कहा, यही तो गम है। मैं एक बार फिर उदास हो गया था। वो बोले, ओह चलो ये भी बेहतर हुआ कि जवानी में ही तुम्हें उसकी असलियत मालूम हो गई, वरना औलाद हो जाने की सूरत में तुम्हें फैसला करने में मुश्किल पेश आती। मैंने कहा, अच्छा सर छोड़ें इस मौजू को। आपने मेरी कारकर्दगी पर कोई तबसरा नहीं किया। वो बोले, वो तो मैंने पहले दिन से बता दिया था कि तुम मेरा रिकॉर्ड तोड़ दोगे, और वही हुआ। मैं बस 600-700 मीटर तक हदफ को निशाना बनाता रहा और तुम 1900 मीटर तक पहुंच गए। मैंने कहा, ये तो खैर आप ज्यादती कर रहे हैं। 1900 मीटर से मैंने उस हथियार से हदफ को निशाना बनाया है जिसकी कारगर रेंज 2000 मीटर है, जबकि आपने 700 मीटर पर G3 से हदफ को निशाना बनाया था जिसकी कारगर रेंज टेलीस्कोप साइट लगाकर भी 600 मीटर बनती है। वो बोले, ये भी तो देखो ना कि मेरी शोहरत पाकिस्तान तक महदूद रही और तुम जाने कितने ममालिक के स्नाइपर्स को पिछाड़ आए हो। उस्ताद उमर दराज स्नाइपिंग के फन की तरह बातों में भी माहिर था। मैंने हंसते हुए कहा, आप किरदार की तरह गुफ्तार के भी गाजी हैं। उन्होंने शफकत से कहा, बस हर फर्मा बरदार शागिर्द की तरह तुम अपने उस्ताद हारते नहीं देख सकते। शाम की अजान हो रही थी। मेरा ख्याल है वुजू मस्जिद में करना बेहतर रहेगा। मैंने इस बहस से जान छुड़ाते हुए मशवरा दिया। वो सर हिलाते हुए खड़े हो गए, हाँ मुनासिब है। अगला दिन हमने उस्ताद उमर दराज के घर गपशप में गुजारा। उनके चंद दोस्त भी आ गए थे। खूब महफिल जमी रही। अब इतनी पश्तो तो मुझे भी आ गई थी कि उनकी बातचीत समझ लेता। अलबत्ता मैं खुद मुकम्मल तौर पर बोल नहीं पाता था।
उस दिन दोपहर को मैंने उस्ताद उमर दराज से इजाजत चाही। वो गले मिलते हुए शफकत से बोले, बेटा आते जाते रहा करो। मैंने कहा, जी सर, ये कोई बताने की बात तो नहीं है ना। उन्होंने शरारती लहजे में कहा, और अगर शादी का इरादा हो तो जरूर बता देना, ऐसी दुल्हन ढूंढ कर दूंगा कि तुम्हारी सोच से भी मावरा होगी। मैंने कहा, सर अगर हकीकत कहूं तो मुझे औरत जात से नफरत हो गई है, इतनी नफरत जिसकी बाबत आप सोच भी नहीं सकते। वरना अमेरिका में भी एक अपनी झूठी मोहब्बत के दावे लेकर मेरे पीछे पड़ गई थी। बाद में पता चला कि उसके ये दावे फकत मुझे अमेरिका का गुलाम बनाने की नीयत से थे। अब तो औरत के बारे में मेरे तजुर्बात और मुशाहिदात का निचोड़ यही है जो कि हमारे स्कूल के उस्ताद मोहतरम हमीदुल्लाह जान साहब कहा करते थे कि बेशक सांप पर एतबार कर लो, औरत पर न करना। उस्ताद उमर दराज ने मुझे समझाने की कोशिश की, बेटा इसे शिद्दत पसंदी और तशद्दुद कहते हैं। मैंने कहा, आप सही फरमा रहे हैं सर, मगर कभी कभी यकीन की सबसे ऊंची सीढ़ी से इतने जोर का धक्का लगता है कि इंसान के सारे नजरियात तब्दील हो जाते हैं और वो चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वो बोले, तुम जुज को कुल पर मंतबक कर रहे हो। उनकी कोशिश जारी रही। मैंने कहा, मेरा कुल तो वही थी सर। वो बोले, मैं उम्मीद करता हूँ कोई तो ऐसी होगी जो तुम्हारे दिल से औरत जात के बारे में ये बदगुमानी दूर कर देगी। मैंने कहा, सर अपना ख्याल रखिएगा, आपकी दुआओं की हमेशा जरूरत रहेगी। उनकी बात का जवाब न देकर मैंने अपना मतमय नजर उन तक पहुंचा दिया था। ठीक है बेटा, अल्लाह पाक तुम्हें सुखी रखे। वही जात बाबरकत ही तुम्हारे जहन से ये गलत सोच निकाल सकती है। अल्लाह हाफिज सर। मैंने अलविदाई मुसाफा करते हुए उनके दोनों हाथों को बोसा दिया और वहां से निकल आया। शाम की अजान हो रही थी जब मैं घर में दाखिल हुआ। वहां फुप्पो जान को देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई थी। वो बेवा थी, उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। तमाम शादीशुदा थे। पहले वो बारी बारी तीनों बेटों के यहाँ कयाम करती थीं, मगर अब शायद अबू जान उन्हें मुस्तकिल अपने पास ले आए थे। बाद में अबू जान से गुफ्तगू होने पर पता चला था कि मेरा अंदाजा दुरुस्त था। कुलसूम बुआ मुस्तकिल ही वहाँ मुंतकिल हो गई थी। अबू जान मुझे देखकर खुश हो गए थे। फुप्पो ने भी मुझे गले लगाकर प्यार किया। यकीनन उन्हें माहिन के साथ मेरी अलहदगी की खबर मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने इस मुताल्लिक कोई सवाल करने से गुरेज किया। छुट्टी के बकिया दिन मैंने घर में गुजारे। ज्यादातर मैं घर में ही रहता था। बस 2-3 बार अपने दोस्त उवैस ही से मुलाकात करने गया या वो खुद मेरे घर आ गया था। माहिन के मसले पर उसने मुझे कुरेदने की कोशिश की, मगर उसे भी मैंने असल बात की हवा नहीं लगने दी थी। अलबत्ता दबे लफ्जों में उसने मुझे ये बावर जरूर करवा दिया था कि लोगों को असल बात का पता चल गया था। ऐसी बातें छुपा नहीं करती। अबू जान और फुप्पो ने दूसरी शादी के बारे में मेरा इंदिया जानने की कोशिश की, मगर मैंने सख्ती से मना कर दिया। दुनियावी दिलचस्पियों से मेरा जी उचाट हो गया था। माहिन के इस तर्ज अमल के बावजूद बिस्तर पर लेटते हुए उमूमन उसकी याद दिमाग में दर आती। वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी थी। मैंने उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। कभी उसकी किसी ख्वाहिश को नजरअंदाज नहीं किया था। खुद उसके रवैये से भी मुझे कभी ये अंदाजा न हो पाया कि वो मुझसे बेवफाई कर रही है और मेरी अमानत में खयानत की मुर्तकिब हो रही है, या उसे मैं नापसंद हूँ और कोई और उसे पसंद है। मेरे छुट्टी आने पर उसका खुश हो जाना, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखना, रूठना मनाना, गिले शिकवे करना, अबू जान की खिदमत बेटियों की तरह करना और भी उसकी कई ऐसी आदत थीं जो मुझे बहुत पसंद थीं। अगर मैंने खुद उसे रंगे हाथों न पकड़ा होता तो शायद अबू जान के बताने पर भी मैं यकीन न करता। अमेरिका में कैप्टन जेनिफर की वजह से औरत जात के बारे में मेरे दिल में जो बदगुमानी पैदा हुई थी, माहिन की हरकत ने उस पर तस्दीकी मोहर सब्त कर दी थी। अब मैं चाहकर भी औरत जात पर एतमाद नहीं कर सकता था। जेनिफर ने मुझे हमेशा अपने रवैये से यही बावर करवाया था कि वो मुझे पसंद करती है। यहाँ तक कि आखिरी मुलाकात में उसने जो अदाकारी की थी, जिस तरह मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना चाहा था, ऐसी मक्कारी और अय्यारी किसी खास औरत का ही खासा होती है। गो मर्द जात भी धोखादही में कुछ कम नहीं, मगर मेरे नजदीक इस मैदान में मर्द औरत के अशरे अशीर भी नहीं है। वो छुट्टी जो कभी यूं गुजरती थी कि जाते वक्त तिश्नगी का एहसास शिद्दत से दिल में रहता था, अब बड़ी मुश्किलों से गुजरी। वही घर जिसमें कोई लम्हा माहीन के बगैर नहीं गुजरता था, अब उसका वजूद नापैद था। छुट्टी खत्म होने पर बड़ी मुश्किल से रुखसत हुआ करता था, मगर उस दिन मैं सुबह नाश्ते के बाद ही जाने के लिए तैयार था। बुआ और अबू जान से दुआएं लेकर मैं घर से निकल आया। सरदार रात गए ही वापस लौटा था। उसकी आमद से पहले ही मैं सो चुका था। सुबह ही उससे मुलाकात हो पाई थी। चनारे बेगम की रफाकत ने उसके दिल से ली जोना के बिछड़ने के गम को काफी हद तक कम कर दिया था। हम 2-3 दिन ही आराम से गुजार पाए थे कि यूनिट को एक नई सरगर्मी का लेटर मिला। शुमाली और जुनूबी वजीरिस्तान में तायुनात डिवीजन्स ने अपनी जेर कमान यूनिटों में स्नाइपर्स की जरूरत महसूस करते हुए हमारे कमांडिंग ऑफिसर से इंस्ट्रक्टर्स तलब किए थे। इसके अलावा हसास इलाकों में तायुनात करने के लिए कुछ तजुर्बेकार स्नाइपर्स भी मांगे थे, क्योंकि दहशतगर्दों के बहुत से स्नाइपर्स पाक आर्मी का काफी नुकसान कर चुके थे। मुझे उम्मीद थी भेजे जाने वाले स्नाइपर्स में मेरा नाम जरूर शामिल होगा,
मगर 2 दिन बाद इंस्ट्रक्टर्स के तौर पर राव तसव्वुर साहब और हवालदार फयाज का चुनाव हुआ था, जबकि स्नाइपिंग के लिए सरदार खान, असद खटक, बशीर हैदर, इस्मतुल्ला जान और सुहेल मरवत का इंतखाब किया गया था। उनके जाने के दूसरे दिन मुझे पता चला कि इस पार्टी में मेरा कुर्रा फाल क्यों नहीं निकला था। मुझे दोबारा इंडियन सरहद पार जाकर एक और हदफ को निशाना बनाना था। इस बार मेरे साथ हवालदार नसीरुद्दीन जा रहा था। वो यूं भी मुझसे सीनियर था। मिशन की तफसीलात हमें यूनिट सेकंड इन कमांड की ज़बानी सुनने को मिली थी। 2IC साहब ने कॉन्फ्रेंस रूम में हमें ब्रीफिंग दी। 55 इंच की बड़ी LED पर हमें हदफ की तस्वीर, उसके इलाके और उसे कत्ल करने की तफसीलात पर रोशनी डाली। सरहद उबूर करने के मकाम का भी सरसरी जिक्र उन्होंने कर दिया था। वैसे उस इलाके में सरहद पार करना उमूमी तौर पर हमारी अपनी सवाबदीद हुआ करता था। 2IC की ब्रीफिंग के बाद अगला पूरा हफ्ता हम हिंदी जबान के वो मशहूर अल्फाज सीखने में मसरूफ रहे जो उर्दू में मुस्तामिल नहीं हैं। यूं भी उर्दू और हिंदी के रस्मुल खत मुख्तलिफ होने के बावजूद बोलने में दोनों जबानें करीबन मुमासिल हैं। बल्कि पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों, ड्रामों और कार्टून्स वगैरह के बढ़ते हुए रुझान ने उन खालिस हिंदी अल्फाज को भी नामानूस नहीं रहने दिया। अलबत्ता आम बोल चाल में हम वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। उसका नाम रंजीत चोपड़ा था। उसकी शख्सियत इतनी अहम नहीं थी कि उसे कत्ल करने के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से स्नाइपर्स भेजे जाते, बस अना का मसला आड़े आ गया था। वो शख्स पाकिस्तान में 2 मरतबा दहशतगर्दी की वारदात करने के बाद साफ बचकर निकल गया था। उसके खिलाफ सारे सबूत मिलने के बाद पड़ोसी मुल्क से उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया, मगर ऐसी बात अगर बनिया मान जाए तो उसे बनिया कौन कहे। और मजे की बात यह कि वो सरकारी एजेंसी या इंडियन आर्मी का फर्द नहीं बल्कि किराए का टट्टू था। इंडियन हुकूमत की हड़धर्मी को देखकर हाई कमान की तरफ से यही हुक्म आया था कि इस शख्स को जिंदा रहकर पाकिस्तान में करने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाई पर मिलने वाले इनाम से मुस्तफीद नहीं होने दिया जाएगा। यूं भी 2 मरतबा मासूम लोगों के खून से हाथ रंगने वाला, बल्कि हिंदू मुहावरे के मुताबिक मासूम लोगों के खून से होली खेलने वाले को ये दोहरी दहशतगर्दी अंदरूनी खाना बहुत ज्यादा कामयाब कर गई थी। और अब तो वो बाकायदा सियासत में हिस्सा लेने पर तोल रहा था। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से रंजीत चोपड़ा के मुतालबे का एक नुकसान ये हुआ था कि उस शख्स की हिफाजत का खातिर खा इंतजाम कर दिया गया था। इंडिया में पाकिस्तानी जासूसों की मौजूदगी यकीनी होने के बावजूद ये काम उनसे नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी जासूस ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से उमूमी तौर पर दूर रहते हैं जिनसे सिविल अवाम या मासूम लोग मुतासिर हों। उनका गैर मुस्लिम होना इस बात को लाजिम नहीं करता कि उन्हें जीने का हक नहीं। इस्लाम इस बात की कतई इजाजत नहीं देता कि किसी भी मजहब या मसलक के बेगुनाह अफराद को कत्ल कर दिया जाए। दूसरा, वो जासूस लड़ाई भिड़ाई के चक्कर में जरा कम ही पड़ते हैं। यूं भी उनमें ज्यादा तादाद उन अफराद की होती है जो लड़ाई भड़ाई के फन से नाआशना होते हैं। इन्हीं वजूहात को देखकर यह हदफ एक स्नाइपर के हवाले कर देने का फैसला किया गया और इसके लिए हम दोनों का इंतखाब हुआ। वो यूनिट में हमारी आखिरी रात थी। सुबह सवेरे हमने कश्मीर रवाना होना था कि सरहद पार करने के लिए पहाड़ी इलाका ही मुनासिब था। रात को 12 बजे का अमल होगा जब ड्यूटी पर मुतय्यन सिपाही ने मुझे जगा कर बताया कि कमांडिंग ऑफिसर मुझे अपने ऑफिस में याद कर रहे हैं। मैंने जल्दी से गुस्ल खाने में घुसकर मुंह पर चंद छींटे पानी के मारे और मुंह पर तौलिया रगड़कर कमांडिंग ऑफिसर इरफान मलिक के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उस्ताद नसीरुद्दीन भी मुझे अपने कमरे से निकलता दिखाई दिया। यकीनन उसे भी तलब किया गया था। मुझे देखकर वो सर हिलाते हुए मेरे साथ चल पड़ा। कमांडिंग ऑफिसर के अर्दली ने हमें देखते ही कहा कि कमांडिंग ऑफिसर बेताबी से हमारे मुंतजिर हैं, और हम सर हिलाते हुए दफ्तर में दाखिल हो गए। आ गए आप लोग। हम पर नजर पड़ते ही उसने सामने पड़े लैपटॉप को एक तरफ धकेलते हुए खुश दिली से कहा बैठें, और हम दोनों ऑफिस टेबल के सामने पड़ी फोम वाली कुर्सियों पर बैठ गए। इरफान साहब ने मुस्कुराकर पूछा, तो जाने के लिए तैयार हो? हम बैक जबान होकर बोले, जी सर। अच्छा, आप लोगों को इस वक्त बुलाने का मकसद ये है कि जाने की तरतीब में थोड़ी तब्दीली करना नागुजीर हो गई है। आप 2 की बजाय सिर्फ एक स्नाइपर ने जाना है, तो आप दोनों में से कौन ज्यादा तैयार है? कमांडिंग ऑफिसर ने इंतखाब की जिम्मेदारी हमारे सर पर फेंकी। हम दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर मैंने गला खनखारते हुए दबे लफ्जों में कहा, सर, उस्ताद नसीरुद्दीन को मुझसे सीनियर हैं और हर लिहाज से बेहतर भी हैं, मगर इस मिशन पर सरहद पार जाकर हमें ड्रैगन स्नाइपर राइफल हमारे हवाले की जानी थी और इस राइफल को मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। उस्ताद नसीरुद्दीन ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सर। ज़ीशान बिलाशुबा एक अच्छा निशानेबाज है, मगर हिंदी जबान पर मुझे इससे ज्यादा उबूर है, और इससे पहले एक मिशन पर मैं इंडियन सरहद उबूर करके करीबन 1 माह वहाँ रह भी चुका हूँ। कमांडिंग ऑफिसर मलिक इरफान के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट नमूदार हुई। आप दोनों का जज्बा काबिल तारीफ है और मुझे फख्र है कि मुझे आप जैसे मातहत मिले हैं कि माहिर फन होने के साथ जिनमें वतन की खिदमत और मोहब्बत का जज्बा भी कूट कूट कर भरा हुआ है।
बहरहाल मैं जानता हूँ कि इस मिशन के लिए आप दोनों एक बेहतरीन इंतखाब हैं, फिर भी मैं ये जिम्मेदारी जीशान के कंधों पर डालता हूँ। और हवालदार नसीरुद्दीन, आप सुबह मेजर वसीम से मिलकर नए मिशन की तफसीलात मालूम करें। आपके पास तैयारी के लिए फकत 2 दिन हैं। हवालदार नसीरुद्दीन का चेहरा, जो कमांडिंग ऑफिसर की पहली गुफ्तगू पर बुझ सा गया था, एकदम खिल उठा। जी सर। फी अमानिल्लाह। इरफान साहब ने खड़े होकर हम दोनों से मुआनिका किया और फिर दफ्तर के दरवाजे तक हमें रुखसत करने भी आए। उनके दफ्तर से निकलकर हम दोनों उस्ताद नसीर के कमरे में आ गए। वहाँ वो मुझे इलाके के बारे में जरूरी हिदायत देने लगा। गो इससे पहले इलाके के बारे में जरूरी बातें हमें 2IC मेजर वसीम बता चुके थे, लेकिन उस्ताद नसीर चूंकि इलाके से ज्यादा वाकफियत रखता था, इसलिए वो अहम बातों पर दोबारा रोशनी डालने लगा। रात का बकिया हिस्सा मैंने उस्ताद नसीरुद्दीन से उस इलाके के बारे में जरूरी मालूमात हासिल करते गुजारा। सुबह की अजान के साथ हमने मस्जिद में जाकर नमाज अदा की और फिर नाश्ता करके मैं जाने की तैयारी करने लगा। आखिरी दम तक उस्ताद नसीरुद्दीन की नसीहतें जारी रहीं। बस में बैठकर मैंने अब्बू जान और फुप्पो से चंद मिनट बात की, लेकिन उन्हें असल बात नहीं बताई। उसके बाद उस्ताद उमर दराज से बात की। उन्हें अलबत्ता मैंने तमाम बात बता दी थी। 2-3 मुफीद मशवरों के साथ उन्होंने ढेरों दुआएं दी। राब्ता मुनक़ता करके मैंने बस की सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। दोस्त अहबाब की सूरतें किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों में घूमने लगी। उनमें माहीन की शक्ल भी शामिल थी। जाने क्यों वो बेवफा वक्त बेवक्त याद आने लगती। बहुत मुख्तसर वक्त के लिए वो मेरी जिंदगी में आई थी और उससे मैंने बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी, मगर अब वो मोहब्बत नफरत में ढल चुकी थी। बल्कि वो क्या, मुझे तो औरत जात से ही सख्त किस्म की नफरत हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद अक्सर औकात तन्हाई में उसके साथ गुजरा वक्त बेतरह याद आने लगता। भरोसे का टूटना बाज़ औकात इंसान को ही तोड़ देता है। उसकी बेवफाई और बदकिरदारी ने मुझे भी तोड़ दिया था। अब तो बस दिल में वतन की खिदमत के अलावा कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही थी। पहले मैं सोचा करता था कि जाने कब मेरी नौकरी की मुद्दत पूरी होगी और मैं माहीन के साथ अपनी जिंदगी के बकिया अयाम गुजारूंगा, और अब नौकरी की मियाद पूरी होने के खौफ से दिल महसूस कर रह जाता कि उसके बाद मेरी जिंदगी का क्या मसरफ होगा। हर इंसान की जिंदगी के साथ मुख्तलिफ रिश्ते जुड़े होते हैं और उनमें सबसे पायदार रिश्ता औलाद का होता है, लेकिन औलाद भी बीवी के वास्ते से ही इंसान की जिंदगी में शामिल होती है। गोया असल रिश्ता मियाँ और बीवी का होता है। कुरान मजीद में भी रब्बे करीम ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया। गोया मर्द के लिए अपनी औरत और औरत के लिए अपने मर्द से बढ़कर कोई करीब नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी 4 बेटियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, खुसूसन सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा पर तो आप खुसूसी शफकत फरमाया करते थे। उसके बावजूद इस जहान फानी से रुखसत होते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक सर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की मुकद्दस गोद में था। बीवी का रिश्ता इतना खूबसूरत, इतना मुफीद और इतना प्यारा है कि उसके मुकाबिल कोई रिश्ता पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा इस मुकद्दस रिश्ते पर से एतबार उठ गया था। मैं चाह कर भी औरत पर एतबार नहीं कर सकता था। आजकल तो मैं जहाँ कोई लड़की देखता मेरी आंखों में खून उतर आता। और अजीब बात ये थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये नफरत बढ़ती जा रही थी। हजारों दलाइल और हजारों तावीलात के बावजूद मैं औरत की तरफ माइल नहीं हो पा रहा था। मैं ठंडे दिलो दिमाग का इंसान हूँ और अपने जज्बात पर और गुस्से पर काबू पाने में बहुत ज्यादा कामयाब रहता हूँ। माहिन को गैर मर्द की आगोश में देखकर अगर मैं उसे कत्ल भी कर देता तब भी शायद मैं हक बजानिब होता कि उमूमन इस किस्म के मामले में मर्द हजरात यूं ही किया करते हैं। बल्कि कुछ अय्यार मर्द तो अपनी बेगुनाह बीवियों से जान छुड़ाने के लिए भी उनकी झूठी बेराह रवी का ड्रामा तरतीब देकर उन्हें जान से मार देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था और अब अपने सब्र पर भी मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं खुद को तन्हाई में कोसने लगता कि मैंने सरासर बुजदिली और बेवकूफ़ी का सबूत दिया था। मुझे उन दोनों को इतने आराम से नहीं जाने देना चाहिए था। कम से कम उन दोनों की अच्छी तरह पिटाई तो कर ही सकता था। मैं काफी देर इन्हीं सोचों में सरगर्दा रहा, यहाँ तक कि बस एक तवील फासला तय करके बाग पहुंच गई थी। बाग से 7-8 किलोमीटर के फासले पर पाक आर्मी की एक यूनिट थी जहां मुझे रात गुजारना थी। बाग से वैगने और डाटसन दिन के वक्त दस्तयाब होती हैं। एक वैगन में बैठकर मैं चतरदू पहुंचा। वैगन से उतरते साथ मुझे रोड के किनारे एक गेट पर पाक आर्मी का जवान ड्यूटी पर खड़ा नजर आया। उससे मतलूबा यूनिट के बारे में मालूमात लेकर मैं उस समत को बढ़ गया। मतलूबा यूनिट के गेट पर अपना तारुफ करवाने पर उसने मेरा सर्विस कार्ड देखकर मेरी पहचान को यकीनी बनाया और फिर मुझे गेट पर बने इस्तकबालिया के कमरे में बिठाकर अपने सीनियर से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद वहां रेजिमेंट पुलिस का हवालदार पहुंच गया था। उसे भी मैंने अपनी आमद का मकसद बताए बगैर किसी जिम्मेदार ऑफिसर से मिलवाने की दरखास्त की। वहां उनकी यूनिट का रेयर था, बाकी की यूनिट आगे पोस्टों पर लगी हुई थी। अलबत्ता ऑफिसर मेस में एक कैप्टन साहब मौजूद थे जो गालिबन छुट्टी से वापस आए थे। रेजिमेंट पुलिस के हवालदार नसरुल्लाह ने इंटरकॉम पर ऑफिसर से बात करके मुझे वहीं ले गए। कैप्टन काशिफ उस यूनिट का क्वार्टर मास्टर साहब था। पुरतपाक अंदाज में मुसाफा करके उसने मुझे बैठने को कहा। मेरी नशिस्त संभालते ही वो हवालदार की तरफ मुतवज्जे हुआ। नसरुल्लाह, आप जाएं और चाय वगैरह का मेस वेटर को बता दें।
जी सर कहकर नसरुल्लाह सैल्यूट करता हुआ बाहर निकल गया। जी राजा ज़ीशान हैदर, बताएं क्या मसला है। इस मर्तबा मैंने जेब से खुफिया चिट्ठी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। चिट्ठी पढ़कर वो गहरी सोच में खो गया। चंद लम्हे सोचने के बाद वो मेरी जानिब देखते हुए मुस्तफसिर हुआ। वैसे क्या आप सरहद पार करने के मकसद पर रोशनी डाल सकते हैं? मेरे होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी और मैंने मुंह से कुछ कहने की बजाय नफी में सर हिला दिया। कहकर उसने इस बात में सर हिलाया और फोन उठाकर बटालियन में राब्ता करने लगा। चंद सेकंड्स बाद वो अपने कमांडिंग ऑफिसर से महवे गुफ्तगू था। उसने मेरा नाम वगैरह ही बताया था कि उसे आगे से हिदायत मिलने लगी। यकीनन उन्हें बजरिया फोन या चिट्ठी पहले से मेरी आमद के बारे में मुत्तला कर दिया गया था। वो खामोशी से कमांडिंग ऑफिसर की बातें सुनता रहा। दरमियान में वो जी सर और ठीक है सर कहकर ताईद भरे अंदाज में अपना सर हिलाता रहा। जो ही दूसरी जानिब से बात मुकम्मल हुई उसने रिसीवर रख दिया। उसी वक्त मेस वेटर चाय के बर्तन लिए अंदर दाखिल हुआ। चाय पीने के दौरान ही उसने हवालदार नसरुल्लाह को बुलाकर मुझे मेहमान खाने में सुलाने का हुक्म दिया और मुझे बताया कि मैंने अगली सुबह उसके हमरा बटालियन हेडक्वार्टर जाना है। चाय पीकर मैं कैप्टन काशिफ से मुसाफा करके ऑफिसर्स मेस से निकल आया। वो रात मैंने मेहमान खाने में गुजारी। अगली सुबह मैंने कैप्टन काशिफ के साथ उनके बटालियन हेडक्वार्टर जाना था, जो वहां से कम 22-23 किलोमीटर आगे था। चांद की 19-20 तारीख थी। चांद निकलते ही मैं आगे जाने के लिए तैयार था। मैं 2 दिन पहले वहां पहुंचा था। बहादुर कैंप में कमांडिंग ऑफिसर से मेरी तफसीली बातचीत हुई थी। एक रात बहादुर कैंप में गुजारी। अगला सारा दिन उस बटालियन का इंटेलिजेंस ऑफिसर मुझे वहां बॉर्डर पर तैनात अपनी और दुश्मन की पोस्टों की जगह के बारे में तफसील से बताता रहा। नक्शे पर भी उसने मुझे बारीकी से समझा दिया था। उससे अगले दिन वो मुझे लेकर केदा गली पहुंचा, जहां से मैंने सरहद उबूर करना थी। केदा गली का इलाका भी इसी बटालियन की हुदूद में आता था। बहादुर कैंप से करीबन 6-7 किलोमीटर दूर था। रात का खाना खाकर मैंने इशा की नमाज बाजमात अदा की और फिर सरहद पार करने के लिए जरूरी कार्रवाइयां करने लगा। अपने साथ मैं सिर्फ एक पिस्तौल लेकर जा रहा था। ग्लॉक 19 एक आला किस्म का पिस्तौल है। वजन में हल्का, जिसामत में मुख्तसर और कारकर्दगी में बहुत उम्दा। दुनिया भर में पाए जाने वाले पिस्तौलों में एक नुमाया मकाम रखता है। ड्रैगनऑफ राइफल मुझे वहीं से मिलना थी। उस बटालियन का इंटेलिजेंस ऑफिसर मेरे साथ बारूदी संगी कते तक चल कर आया था। उसके साथ उस पोस्ट का कमांडर मेजर मुजम्मिल भी था। उस जगह से गुजरने के रास्ते की निशानदही करके उन्होंने अलविदाई मुआनिका किया। ज़ीशान, अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे और खैरियत से लौटो। दुआई अंदाज में मेरा कंधा थपथपा कर उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया और खुद वहीं खड़े होकर मेरी हरकत की निगरानी करने लगे। बारूदी सुरंगी कते को उबूर करते ही मैंने पीछे देखकर हाथ लहराया। वो हयूलों की तरह दिखाई दे रहे थे। मुझ पर नजर रखने के लिए उन्होंने अपनी आंखों पर शदीद ऐनक लगाई हुई थी। मेरे हाथ के जवाब में उन्होंने भी जवाबन हाथ लहरा दिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। फरवरी का महीना इख्तिताम पजीर होने को था, लेकिन इस इलाके में सर्दी उरूज पर थी। बर्फ ने सारे पहाड़ों को सफेदी की चादर ओढ़ा दी थी। मैं मुकम्मल तैयारी के साथ आगे रवाना हुआ था, मगर मेरे पास मौजूद सामान में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो पाक आर्मी में इस्तेमाल की जाती हो। बूट, दस्ताने, जुराबें, गर्म टोपी से लेकर मेरे पहनने वाले कपड़ों तक तमाम की तमाम वो अशिया थी जो खुसूसन उस इलाके के मकामी लोग इस्तेमाल करते थे। इंडियन करेंसी के चंद हजार रुपए भी मेरे पास मौजूद थे। जरूरत पड़ने पर मैं मजीद रकम वहां पर मौजूद एक शख्स से ले सकता था। करण मेहता के नाम से मेरे पास शनाख्ती कागजात भी मौजूद थे, जो कि अंबाले के एक मजाफाती गांव का रिहायशी था। पैदल चलते हुए सर्दी का एहसास नहीं होता, मुझे फिर भी मुसलसल चलते हुए पसीना आ गया था। रात के वक्त उतराई का सफर पुरमुशक्कत तो नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत होता है। जरा सी बेहतियाती से इंसान नीचे लुढ़क सकता है, और नीचे लुढ़कने का मतलब मौत ही है, क्योंकि इतनी बुलंदी से गिरकर बच जाने वाला जिन भूत तो हो सकता है, इंसान नहीं। टॉर्च जलाने का खतरा मैं मोल नहीं ले सकता था। ले दे के 20वीं की चांद की मध्यम रोशनी मेरी मावन और मददगार थी। मुझे उस पहाड़ से नीचे आते घंटा पौन घंटा लग गया, क्योंकि मैं सीधा नीचे उतरने की बजाय तिरछा चलता गया था। सीधा उतरने में फिसलने का खतरा ज्यादा था। जनवरी फरवरी में बर्फ जमकर बहुत सख्त हो चुकी होती है और बर्फानी तोदों के गिरने का खतरा न होने के बराबर होता है। उसके बरक्स अक्टूबर नवंबर में चूंकि बर्फ ताजा ताजा पड़ी होती है, इसलिए बर्फानी तोदे ज्यादा गिरते हैं। नाले में उतरते ही मैं खतरनाक इलाके में पहुंच गया था। सामने वाली पहाड़ी पर इंडिया का बटालियन हेडक्वार्टर मौजूद था। गो वो काफी ऊंचाई पर था, लेकिन उसके सामने नीचे की तरफ उसकी फॉरवर्ड ऑब्जर्विंग पोस्ट भी मौजूद थी, जो नाले से करीबन 50-60 गज ही बुलंद थी। ऐसी पोस्टों पर ड्यूटी पर मौजूद संतरी हद से ज्यादा चौकन्ने होते हैं। खासकर हिंदू तो इस मामले में बहुत मोहतात होते हैं। डर की वजह से पूरी पूरी रात जाग कर गुजार देते हैं, और फिर शदीद ऐनकों की मौजूदगी में किसी भी शख्स को देख लेना इतना मुश्किल नहीं होता।
इस ज़मीन में थर्मल इमेजिंग साइट बहुत कारआमद है जो हरारत के उसूल पर काम करती है, ये न सिर्फ अंधेरे में देखने में मददगार साबित होती है बल्कि दूरबीन की तरह इससे लंबे फासले तक भी देखा जा सकता है। इन सबसे बढ़कर खतरा मुझे पोस्ट पर मौजूद कुत्तों से था। इन इलाकों में हर पोस्ट पर कुत्ते मौजूद होते हैं, खाल ही कोई पोस्ट कुत्तों से तही दामन होती है और ये कुत्ते रखवाली का बहुत उम्दा, आला, सस्ता और कारआमद जरिया है। सारी रात नहीं सोते और पोस्ट की हुदूद में किसी भी जंगली जानवर की आमद या किसी गैर मुतल्लिक आदमी की आमद पर आसमान सर पर उठा लेते हैं और कुत्तों के भौंकने पर संतरी फिलफौर शब्दीद ऐनक की मदद से इलाके का जायजा लेना शुरू कर देते हैं। ये कुत्ते बाज़ औक़ात काफी दूर की हरकत भी देख लेते हैं और भौंकते हुए उसी समत दौड़ पड़ते हैं। इंसान कितना ही चाको चौबंद और होशियार क्यों ना हो, मुसलसल एक ही काम करके सुस्त पड़ ही जाता है और कुत्तों का तसलसल से भौंकना उसे होशियार करने के लिए काफी होता है। इन्हीं कुत्तों के खौफ से मैं फॉरवर्ड ऑब्जर्विंग पोस्ट से मुखालिफ जाने बिल्कुल नाले की जड़ में झाड़ियों की आड़ लेता हुआ गुजरने लगा। दिन को अपनी पोस्ट से मैं उस इलाके का अच्छी तरह जायजा ले चुका था। इस फॉरवर्ड पोस्ट से किलोमीटर भर आगे मुझे चंद घर भी नजर आए थे। वो सिविल लोग थे और इस इलाके में ज्यादातर मुसलमान ही आबाद थे, लेकिन उनमें जासूसों की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, बल्कि कई बार पाक आर्मी मकामी लोगों की सूरत धारे इंडियन जासूसों को गिरफ्तार भी कर चुकी थी। इनमें तो कुछ इंडियन आर्मी के तरबियत याफ्ता जासूस थे और कुछ ऐसे भी थे जो रुपए पैसे की लालच में आकर अपने जमीर का सौदा कर लेते थे। इन्हीं में जासूसों की एक किस्म वो भी है जो दोनों जानिब की आर्मी से मिले होते हैं, यानी डबल एजेंट। ऐसे लोग पाक आर्मी की कार्रवाइयों और हरकत की खबरें इंडियन आर्मी तक पहुंचा देते हैं और इंडियन आर्मी की बातें पाक आर्मी तक ले आते हैं। कुछ मकामी और बेबस लोगों को भी इंडियन आर्मी ब्लैकमेल करके अपना जासूस बना लेती है और ऐसा न करने की सूरत में जान, माल और इज्जत व आबरू के नुकसान की धमकी दी जाती है। मुख्तसरन ये कि वहाँ किसी मकामी आदमी पर एतबार करना निहायत मुश्किल है। सरहद उबूर करने के बाद भी ये मसला जूं का तूं ही बाकी रहता है। किसी भी शख्स पर एतबार करने के लिए जरूरी होता है कि उसके बारे में सरहद उबूर करने वाले किसी भी जासूस और मेरी तरह किसी हदफ की तलाश में आए हुए शख्स को पहले ही मुत्तला कर दिया जाए कि फलां शख्स से राब्ता करके मदद हासिल की जा सकती है, वरना उसके अलावा किसी पर भी एतबार करने की सूरत में पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। मुझे भी चंद मखसूस नाम और उनसे मिलने के लिए शनाख्ती अल्फाज वगैरह बता दिए गए थे। जिस आदमी से मैंने ड्रैगनॉफ राइफल लेनी थी वो हिंदू का नाम और शनाख्त धारे एक मुस्लिम था। उसका नाम आदित्य वर्मा था। उसने शादी भी एक हिंदू लड़की से की हुई थी। नामालूम वो कब से वहाँ मौजूद था। पाकिस्तान से जाने वाले खासुल खास अफराद ही को उसके बारे में बताया जाता। मेरे मकसद को मद्देनजर रखकर मुझे भी उसी से मिलने का हुक्म दिया गया था।